लाजपत नगर के फेज नंबर 4 में रहने वाले एके दत्ता दिल्ली जल बोर्ड के काम करते थे और उनके घर की तीसरी मंजिल पर सुनील तमांग अनीता के साथ पिछले 1 साल से किराए पर रहता था। 9 सितंबर की रात को सुनील की महिला रिश्तेदार अनीता ग्रेटर नोएडा में रहने वाली अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई और फिर 10 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे जब वह वापस लौटी तो अनीता ने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में बिस्तर पर सुनील खून से लथपथ पड़ा था। सुनील को इस हालत में देखकर अनीता के मुंह से चीख निकल गई। अनीता ने इस घटना की सूचना मकान मालिक एके दत्ता को दी। दत्ता साहब अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ भागते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां खून से लथपथ सुनील की लाश पड़ी है। एके दत्ता ने तुरंत अमर कॉलोनी थाने की पुलिस को फोन करके अपने किराएदार सुनील तमांग के कत्ल होने की सूचना दी। हालांकि अमर कॉलोनी थाने के एसएचओ अनंत कुमार गुंजन उसी समय साकेत कोर्ट से वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही ड्यूटी अफसर ने उन्हें बताया कि इलाके में एके दत्ता के घर के अंदर एक कत्ल हो गया है, तो इंस्पेक्टर अनंत कुमार उसी समय अपने स्टाफ को साथ लेकर घटना स्थल के लिए निकल गए। इंस्पेक्टर गुंजन ने घड़ी चौकी के इंचार्ज अभिषेक कुमार मिश्रा को भी फोन कर इस हत्या की जानकारी दी और घटना स्थल पर पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि वह इलाका घड़ी चौकी के अंतर्गत ही आता था। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने देखा कि मृतक सुनील तमांग का गला बड़ी ही बेदर्दी के साथ रेता गया था, लेकिन कमरे के अंदर किसी तरह की लूटपाट या मृतक के साथ संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे, और जिससे या तो साफ हो गया था कि कातिल का इरादा सिर्फ सुनील की मौत को घाट उतारने का था। क्योंकि यह मामला हत्या का था, इसीलिए इंस्पेक्टर अनंत ने अपने इलाके के एसपी गोविंद शर्मा और दक्षिण पूर्वी जिले के डीएसपी चिन्मय बिस्वाल को भी वारदात की सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद दोनों आला अधिकारी भी फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल से फिंगरप्रिंट उठाने के साथ ही घटना स्थल की तस्वीरें लेने के बाद पुलिस ने सुनील के शव का पंचनामा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरगंज हॉस्पिटल की मोरी में भिजवा दिया। इसके बाद अनीता से पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर अनंत अनीता को अपने साथ लेकर अमर कॉलोनी थाने में आ गए। पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया कि सुनील मूल रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला है और वह पिछले 15 सालों से दिल्ली में ही रहता था। सुनील तमांग साकेत नगर के एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक का काम करता था। अनीता ने यह भी बताया कि 1 साल से सुनील और अनीता एके दत्ता साहब के मकान में किराए पर रह रहे थे। अनीता जब सुनील के बारे में बता चुकी तो इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने उससे सवाल किया कि आपका सुनील के साथ क्या रिश्ता था। अनीता पहले तो कुछ देर तक चुप बैठी रही, लेकिन फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने कहा कि सर, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से कहा कि अब तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, तुम कौन हो और सुनील से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई। अनीता ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। अनीता ने बताया कि उसकी शादी करीब 5 साल पहले दिल्ली के साकेत में रहने वाले दीपक नाम के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद दीपक से उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन जब बेटी 8 महीने की हो गई तो अचानक दीपक और अनीता के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार होने लगी। अनीता ने बताया कि दीपक घर के लिए उसे खर्चा नहीं देता था और वह जो भी कमाता था उसे वह सब शराब पीने में उड़ा देता था। इसीलिए घर में बहुत आर्थिक तंगी रहने लगी थी और जब अनीता दीपक से खर्चे के बारे में कहती तो वह उसे मारता पीटता था। और जब काफ़ी समय तक यह सब चलता रहा तो अनीता एक दिन दीपक को छोड़कर अपने मायके चली गई।
और उसने अपनी छोटी सी बेटी को भी पति के पास ही छोड़ दिया। फिर दीपक कुछ दिन बाद जब अनीता को मनाने के लिए दार्जिलिंग उसके घर गया, तो अनीता और उसके परिवार वालों ने दीपक से कह दिया था कि अब अनीता उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद दीपक अपने घर वापस चला आया और इसके बाद दीपक खुद ही अपनी नन्ही सी बेटी को पालने लगा। इधर अनीता भी साधारण से परिवार की लड़की थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में उसे लगने लगा था कि वह अपने परिवार पर बोझ बनती जा रही है। हालांकि अनीता दार्जिलिंग में भी कई रेस्टोरेंट में नौकरी कर चुकी थी, इसीलिए अनीता काम की तलाश में इस हत्याकांड से 2 साल पहले फिर से दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में कालिंगपुंग इलाके की कई लड़कियां रहती थी। 1-2 महीने तक तो अनीता अपनी उन्हीं जान पहचान वाली लड़कियों के साथ रहकर काम तलाश करने में लगी और इसी दौरान उषा नाम की उसकी एक सहेली ने अनीता को साकेत के एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दी और सुनील तमांग भी उसी रेस्टोरेंट में ही कुक का काम करता था। और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। सुनील उन दिनों साकेत के ही फ्लैट में किराए पर लेकर रहता था और जब उसे यह पता चला कि अनीता के पास रहने के लिए कमरा नहीं है, तो उसने अनीता से कहा कि वह एक दोस्त के नाते अगर चाहे तो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद अनीता ने सुनील के साथ उसके फ्लैट पर आकर रहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए और फिर दोनों ने जल्द ही एक दूसरे को लिव इन पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में अनीता ने किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट मैनेजर से अनबन होने के कारण सुनील रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। लेकिन इस नौकरी को छोड़ने के बाद अनीता ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। यह कंपनी लेट नाइट पार्टियों में लेडीज वेटर और वेलकम गर्ल मुहैया कराने का काम करती थी और यह नौकरी अनीता को बहुत पसंद आई। फिर कुछ दिनों बाद सुनील ने अपनी साकेत वाले फ्लैट छोड़ दिया और वह अमर कॉलोनी इलाके में दत्ता साहब के यहाँ आकर रहने लगा। अनीता भी सुनील के साथ इसी फ्लैट में आकर रहने लगी और जब दत्ता साहब ने सुनील से अनीता के बारे में पूछा था, तो सुनील ने अनीता को अपनी पत्नी बताया, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों का लिविंग रिलेशन में एक साथ रहना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अनीता से यह जरूर पूछा कि सुनील के परिवार में और कौन कौन है। अनीता ने सिर्फ इतना ही बताया कि 15 साल पहले जब सुनील नेपाल से दिल्ली आया था, वह उसके बाद से आज तक वापस अपने घर नहीं गया था। और अनीता ने जब सुनील के उसके परिवार वालों के बारे में पूछा था, तो उसने यही बताया था कि उसकी माँ हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और उसके पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुनील की माँ कहाँ रहती है, इस बारे में सुनील ने कभी कुछ नहीं बताया था। और फिर सुनील से जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के बाद इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने अब अनीता से वह सवाल पूछने शुरू किए जो बार बार उनके मन में उभर रहे थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने सवाल किया कि मिस अनीता, अच्छा यह बताइए, आप अचानक 9 तारीख की रात को अपनी सहेली से मिलने क्यों चली गई थी? अनीता ने जवाब दिया कि सर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बुरे समय में कई सहेलियों ने मेरी मदद की थी और मेरी एक सहेली मीरा ग्रेटर नोएडा की अल्फा सेक्टर में रहती है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी, लेकिन जब कल शाम को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसने मुझे देखभाल करने के लिए बुलाया था और मैंने इनकार नहीं कर पाई। फिर मैं करीब रात के 10 बजे मेट्रो पकड़कर उसके पास चली गई। लेकिन जब मैं घर से निकली थी, तो उस समय सुनील बिल्कुल ठीक ठाक था और जाने से पहले उसके लिए खाना बनाकर गई थी। जाने से पहले मैंने उसे यह भी बताया था कि मैं आज दोपहर तक वापस आऊँगी। फिर जब मैं यहाँ वापस पहुँची, तो देखा कि सुनील किसी से बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी।
इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार ने अगला सवाल किया कि अनीता जी, आप अपनी दोस्त का नाम, पता और फ़ोन नंबर दीजिए, हमें उनसे कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने उसी दिन अनीता की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने के धारा 302 और 294 लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस केस की जांच के लिए एसीपी गोविंद शर्मा ने इंस्पेक्टर गुंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, आरएस डागर, ईएसआई जगदीश, हेड कांस्टेबल राजेश राय, अजय और सज्जन भी इस टीम में शामिल थे। सबसे पहले इस टीम ने दत्ता साहब के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी व्यक्ति सड़क पर उतरने वाले जीने से तीसरी मंजिल पर गया होगा वह किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन शायद यह पुलिस का दुर्भाग्य ही था कि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे थे, या तो वे खराब हो गए थे या फिर वह उस समय काम नहीं कर रहे थे। यानी जांच के लिए उठाए गए पहले ही कदम पर पुलिस के हाथ निराशा लगी थी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनंत गुंजन इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ गए थे, जिसने भी सुनील तमांग की हत्या की है उसका मकसद केवल सुनील की हत्या करना ही था, क्योंकि घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई थी। इधर सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सुनील की हत्या सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी, और इसका मतलब था कि कातिल जो भी था सुनील उसे जानता था, क्योंकि रात के समय में किसी जानने वाले के लिए ही दरवाज़ा खोला जा सकता है, और इसीलिए घर में ना तो जबरन घुसने और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुनील तमांग का मोबाइल भी उसके शव के पास ही बरामद हुआ था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद सुनील का किसी से कोई लेन देन का विवाद चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी दुश्मनी हो जिससे चलते उसकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जब पुलिस ने अनीता से इस बारे में पूछताछ की तो उसने सुनील की किसी के साथ दुश्मनी या लेन देन के विवाद से साफ इनकार कर दिया, और अब अनीता ही एकमात्र ऐसी शख्स थी जो सुनील की जिंदगी में सबसे ज़्यादा करीब थी। और फिर घटना वाली रात को भी अनीता का घर से अपनी सहेली के घर चले जाना इंस्पेक्टर गुंजन को कुछ खटक रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक टीम को उन्होंने सुनील तमांग और अनीता के मोबाइल की कार डिटेल्स खंगलवाने पर लगा दिया। दूसरी टीम के द्वारा उन्होंने ग्रेटर नोएडा में अनीता की सहेली मीरा को अमर कॉलोनी थाने में बुलाया। इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने मीरा से उसके घर पर सितंबर को अनीता के आने के बारे में कुछ सवाल पूछे, तो मीरा ने यही बताया कि उसकी तबीयत कुछ कई दिनों से खराब थी। मीरा ने बताया कि उस दिन दोपहर के बाद से ही उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अनीता उसकी करीबी दोस्त है, तो इसीलिए उसने अपनी देखभाल के लिए अनीता को अपने पास आने के लिए कहा था। मीरा से की गई पूछताछ में पुलिस को अनीता के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे उस पर कोई शक किया जा सके। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके कारण पुलिस अनीता पर शक कर रही थी, क्योंकि अनीता ने पुलिस को बताया था कि वह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन जब पुलिस ने अनीता के मोबाइल की सीआर रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें अनीता के मोबाइल की लोकेशन रात के करीब 11:30 बजे तक वह अमर कॉलोनी में अपने मकान पर ही मौजूद थी। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को जब इसके बारे में सवाल किया तो वह कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इसने इंस्पेक्टर गुंजन को रात 12 बजे से लेकर सुबह के करीब 4 बजे तक सुनील और अनीता के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लोगों ने बताया कि उन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा या एक दूसरे को नाराज होते हुए नहीं देखा था। यानी अब अगर अनीता के घर से निकलते समय को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अनीता पर शक किया जा सकता था।
लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान यह भी सिखाया जाता है कि जब तक शव का कांटा पूरी तरह से ना निकल जाए तब तक तफ्तीश जारी रखो। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को छोड़कर अब सारा ध्यान उसके मोबाइल की सीडीआर पर लगा दिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अनीता के पिछले 3 महीनों की कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू की, तो उसमें 3 ऐसे नंबर मिले जिन पर पिछले कुछ दिनों से अनीता के दिन में भी और रात में भी कई बार बात होती थी और इन नंबरों पर काफ़ी लंबी लंबी बातें होती थी। और जब अनीता से इस नंबरों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें एक नंबर तो उसके भाई विजय छेत्री द्वारा, दूसरा नंबर उसके जीजा राजेंद्र छेत्री और तीसरा नंबर उसकी बहन विनीता का है। अनीता ने बताया कि उसकी बहन और पिता इन दिनों बहुत बीमार हैं और दार्जिलिंग जाकर तो वो उनसे मिल नहीं सकती, इसीलिए वह दिन में कई बार उनसे फ़ोन पर बातचीत करके अपने परिवार का हाल चाल पूछती रहती है। अनीता ने बताया कि जिस रात वह अपनी सहेली मीरा के घर गई थी उस दिन शाम को और रात में भी उसने अपने भाई जीजा और बहन से फ़ोन पर बात की थी। पूछताछ करने पर अनीता ने यह भी बताया कि उसका भाई और जीजा नेपाल के कालिंगपंग में ही हैं, लेकिन ना जाने क्यों इंस्पेक्टर आनंद गुंजन का शक अनीता से हट ही नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा से कहकर अनीता के भाई विजय, जीजा राजेंद्र और बहन विनीता के मोबाइल की सीडीआर डिटेल्स निकलवाई। सीडीआर रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस टीम ने उस रिपोर्ट की जांच की तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि राजेंद्र और विजय छेत्री के मोबाइल की लोकेशन वारदात वाली रात को दिल्ली में ही थी। इसके अलावा देर रात तक अपनी बहन विनीता से अनीता की भी फ़ोन पर कई बार बात हुई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि विनीता की जितनी बार भी अनीता से बात हुई उतनी ही बार विनीता ने कभी अपने भाई विजय तो कभी अपने पति राजेंद्र को फ़ोन किया था। और ख़ास बात यह थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उन दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन सुनील तमांग के घर पर ही थी। अनीता के साथ इन तीनों लोगों की मोबाइल कॉल डिटेल सामने आने के बाद इंस्पेक्टर आनंद गुंजन की इस मामले में दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इस तरह से सबूत तो पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन अब कड़ियों को जोड़ना बाकी था। और इंस्पेक्टर आनंद गुंजन समझ गए थे कि सुनील की हत्या में राजेंद्र और विजय छेत्री का ही हाथ है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को यह शक नहीं होने दिया कि उन्हें राजेंद्र और विजय की हकीकत के बारे में पता चल चुका है। और उन्होंने बातों ही बातों में अनीता से कालिंगपुंग के में स्थित उन दोनों के घर का एड्रेस भी ले लिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम तुरंत दार्जिलिंग रवाना कर दी गई। और फिर 13 सितंबर की शाम को सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अनीता के भाई विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को अरेस्ट कर लिया। फिर 15 सितंबर की सुबह पुलिस टीम उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच गई। और जब उन दोनों से दिल्ली लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही सुनील की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर दिया। 3 दिन पुलिस रिमांड में लिया और उसने पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ में उन दोनों ने खुलासा किया कि उसके आधार पर पुलिस ने अनीता छेत्री को भी अरेस्ट कर लिया। फिर जब उन तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सुनील तमांग की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लेकिन अब सवाल यह है कि उन तीनों ने सुनील की हत्या क्यों की थी। यह जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना में बारे में। दरअसल दार्जिलिंग में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में अनीता का जन्म हुआ था। उसके माता पिता के 5 बच्चे थे।
और अनीता से 2 बड़ी बहनें और एक भाई, यानी अनीता चौथे नंबर पर है और एक भाई उससे छोटा है। दोनों बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई अभी कुंवारा है। उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह अपनी किसी भी औलाद को ज़्यादा पढ़ा लिखा सके। इसीलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन सभी बहन भाई ने अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का कोई काम तलाश कर लिया। और फिर 2014 में अनीता के माता पिता ने दिल्ली में रहने वाले दीपक से अनीता की शादी कर दी। दीपक मूल रूप से नेपाल का ही रहने वाला था। जिस समय अनीता की दीपक से शादी की गई थी, उस समय वह ठीक ठाक कमाता था, लेकिन उसकी शादी को 1 डेढ़ साल ही गुजरा था कि अचानक दीपक की नौकरी चली गई। इसके बाद वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। हालांकि उसे 1 2 जगह चौकीदारी का काम भी मिला, लेकिन इससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। और यही कारण था कि एक बेटी होने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके चलते उन दोनों में झगड़े होने लगे। अनीता घर के खर्चों के लिए परेशान रहने लगी और जब वह दीपक से घर के राशन के लिए पैसे मांगती तो दीपक लड़ना शुरू कर देता था। और फिर दीपक की दोस्ती साकेत में रहने वाले ऐसे लड़कों से हो गई जिनकी संगत में रहकर वह आए दिन शराब पीने लगा। और इस बात पर अनीता की उससे अक्सर लड़ाई होती थी। और जब यह झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो एक दिन अनीता अपनी बेटी को दीपक के पास ही छोड़कर अपने मायके दार्जिलिंग चली गई। जब अनीता अपने परिवार वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने यह फैसला किया कि दीपक में परिवार को पालने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वह अनीता उसके पास वापस नहीं जाएगी। इसके बाद अनीता करीब 1.5 साल तक अपने माता पिता के पास ही रही, लेकिन उसके माता पिता की हैसियत उतनी नहीं थी कि वह अनीता को घर बैठाकर खिलाते रहते। और अनीता भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उसने कुछ दिन तो आसपास के होटल और ढाबों पर काम किया, लेकिन दार्जिलिंग में उसे ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली जिससे वह ज़्यादा पैसा कमा सके। और यही कारण था कि 1.5 साल बाद अनीता फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में वह अपनी कई सहेलियों के साथ रहते हुए काम की तलाश करती रही। इसी बीच उसे साकेत में एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में वेटर का काम मिल गया, जहां उसकी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील की शादी नहीं हुई थी और वह अकेला ही रहता था, क्योंकि सुनील नेपाल का रहने वाला था और अनीता भी नेपाल की ही थी। इसीलिए उन दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई थी। और सुनील अनीता के पहले पति दीपक से ज़्यादा हैंडसम नौजवान लड़का था और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए जल्दी ही अनीता का सुनील के साथ लगाव बढ़ गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद अनीता सुनील के साथ उसके ही फ्लैट पर रहने लगी और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। हालांकि कुछ समय के बाद अनीता ने उस रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद अनीता एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली कंपनी में काम करने लगी थी। इसी दौरान अनीता की दोस्ती कई लड़कों से हो गई जो उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे। और फिर अनीता ने सुनील से साफ कह दिया था कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, यानी अब हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन सुनील अनीता को दिलो जान से प्यार करने लगा था और वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अनीता अब सुनील से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि सुनील से अनीता का लगाव हर दिन कम होता जा रहा था। लेकिन सुनील उसे अपने साथ जबरन रखने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सुनील के प्रति अनीता के दिल में नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा था। और फिर एक दिन अनीता ने अपने भाई विजय छेत्री को बताया कि वह दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ रहती है, लेकिन अब वह लड़का उसे जबरन अपने साथ रखना चाहता है। अनीता ने अपने भाई से कहा था कि किसी तरह से मेरा उससे पीछा छुड़वाओ। इसके बाद विजय ने अपने जीजा राजेंद्र छेत्री से जब इसके इलाके में बात की तो जिससे मामले का उपाय यह बताया
इस लड़के को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद विजय और राजेंद्र की अनीता से लगातार बात होने लगी। अनीता उन दोनों को लगातार यही बताती रही कि उसका दोस्त सुनील उसे बहुत परेशान कर रहा है। आखिर विजय और राजेंद्र ने यह तय कर लिया कि वह दोनों दिल्ली जाकर सुनील को जान से मार देंगे। इसीलिए उन्होंने अनीता के साथ बातचीत करके एक प्लान बनाया और फिर उसी प्लान के तहत अनीता ने एक दिन बाजार से मीट काटने वाला चॉपर खरीदकर अपने घर में लाकर रख दिया। इसके बाद अनीता ने अपने भाई को दिल्ली आने के लिए पेटीएम भी भेज दिया और फिर 7 सितंबर को विजय और राजेंद्र ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। 9 सितंबर की शाम तक वह दोनों पहाड़गंज के एक रास्ते से होटल में कमरा लेकर रहे और उन दोनों ने दिल्ली में इधर उधर घूमकर अपना समय बिताया। इसी बीच एक दिन समय निकालकर अनीता उनसे मिलने पहुंची और उन दोनों को अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में बताया। फिर उसी प्लानिंग के अनुसार 9 सितंबर की रात को करीब 10 बजे विजय और राजेंद्र अपने बैग लेकर उस कॉलोनी में पहुंच गए। फिर उन्होंने फ़ोन करके अनीता को एक जगह पर बुलाया, जिसके बाद अनीता उन दोनों को साथ लेकर अपने फ्लैट पर पहुंची और फिर उसने सुनील से राजेंद्र और विजय का परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में कराया। इधर उसने अपने भाई और जीजा से यह बताया कि सुनील उनका दोस्त है। फिर अनीता ने सुनील से कहा कि आज की रात उनके दोनों रिश्तेदार उसके फ्लैट पर ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही वे दोनों चले जाएंगे, क्योंकि अनीता ने उन दोनों को अपने रिश्तेदार बताया था और सुनील अनीता को अपनी पत्नी की तरह ही मानने लगा था। इसीलिए सुनील ने उसके वहां रुकने पर कोई एतराज़ नहीं किया और अनीता को पता था कि विजय और राजेंद्र उनके फ्लैट पर आने वाले हैं, इसीलिए उसने पहले ही रात का खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया था। फिर उसने चारों के लिए खाना लगाया और सबने एक साथ खाना खाया। इसके बाद अनीता अपनी सहेली मीरा के पास जाने के लिए घर से निकल गई और उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। घर से जाने के बाद अनीता रात को आखिरी मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची और वहां पहुंचकर ऑटो के जरिए रात के करीब 1 बजे वह मीरा के फ्लैट पर पहुंच गई। मीरा के घर जाने के बाद भी वह रात को 4 बजे तक सुनील के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रही और इसी दौरान बीच बीच में वह अपनी बहन विनीता से भी बात करती रही, क्योंकि उसके बीच यह तय हुआ था कि जिस समय अनीता अपने फ्लैट से निकल जाएगी तो इसके बाद विजय और राजेंद्र उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि अनीता पहले अपनी बहन विनीता से बात करके उसे बताएगी कि वह अपनी सहेली के घर पहुंच गई है या नहीं। हालांकि विनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर दिल्ली में क्या रहा है। वह तो बस अनीता के कहने पर राजेंद्र को फ़ोन करके वैसा ही बोलती रही जैसा बोलने के लिए अनीता उससे कहती रही थी और सारी रात यही सब चलता रहा। लेकिन इधर सुनील अनीता के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बातें करता था, जहां अनीता उसे छुपा गई थी और विजय को उस चॉपर के बारे में बता गई थी, क्योंकि अब सुनील तो गहरी नींद में सोया हुआ था। इसीलिए विजय और राजेंद्र को उसकी हत्या करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और ना ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी और फिर उन्होंने चॉपर से सीधा सुनील का गला काट दिया। फिर जब विजय और राजेंद्र को यकीन हो गया कि अब सुनील मर चुका है तो उन्होंने अपने बैग में से दूसरे कपड़े निकाल कर पहने और खून लगे कपड़ों को उन्होंने अपने बैग में रख लिया। फिर उन्होंने खून से सने चॉपर को भी सुनील के कपड़ों से सौंप किया और उसे भी अपने बैग में रख लिया। अब विजय और राजेंद्र किसी की नज़र में आए बगैर फ्लैट से निकल गए। करीब 5 बजे वह दोनों अपना सामान लेकर कमरे में दरवाज़ा बंद करके जीने से उतरकर जल्दी से सड़क पर आ गए। फिर उन्होंने थोड़ी दूर आगे चलकर आनंद विहार ISWTI जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया और करीब 6 बजे वे दोनों आनंद विहार पहुंच गए। और इसी बीच रिंग रोड पर विजय ने पेशाब करने के बहाने एक जगह ऑटो को रुकवाया और झाड़ियों के पीछे जाकर उसने अपने बैग में रखा हुआ वह चॉपर फेंक दिया।
जिससे उन्होंने सुनील की गला रेत कर हत्या की थी। और इस तरह से अनीता ने अपने प्रेमी सुनील की हत्या कराने के लिए साजिश तो बड़ी रची थी, लेकिन उसने कई छोटी छोटी गलतियां कर दी और जिसकी वजह से आखिरकार वह पुलिस के शिकंजे में आ गई। क्योंकि अनीता को इस बात का पता भी था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन से इंसान की समय अनुसार उपस्थिति का पता लगा लेती है। क्योंकि अनीता ने अपने शुरुआती बयान में पुलिस को यही बताया था कि वह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में अपनी सहेली के घर पहुंच गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन को 11:30 बजे भी सुनील के फ्लैट पर ही पाया तो अनीता के शक के घेरे में आ गई। इसके बाद पुलिस ने अनीता, विजय और राजेंद्र से पूछताछ के बाद खून से सने कपड़े और रिंग रोड पर फेंका गया वह चॉपर भी बरामद कर लिया था, जिससे सुनील का गला रेत कर हत्या की गई थी। हालांकि इस मामले में अनीता की सहेली मीरा और उसकी बहन विनीता को इस हत्या की साजिश के बारे में कोई भनक भी नहीं लगी थी, इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को ही रिहा कर दिया। इसके बाद सुनील की हत्या के तीनों आरोपियों अनीता, विजय और राजेंद्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली कहानियों में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।